Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started यूनिट सेकंड चैप्टर इवोपरेशन, जिसके अंदर अभी तक हमने इवोपरेशन का इंट्रोडक्शन, देन एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशंस एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इवोपरेशन प्रोसेस को स्टडी किया। देन हमने इवोपरेशन प्रोसेस और बॉइलिंग, देन डिस्टिलेशन, देन सब्लिमेशन और ड्राइंग के बीच में डिफरेंसेस देखे। फिर हमने हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट किया था, वो इक्विपमेंट्स जो कि इवोपरेशन प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं, जिसके अंदर हमने फर्स्ट इक्विपमेंट देखा इवोपरेटिंग पेन। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर मेन टॉपिक, आर टुडेज टॉपिक, दैट इज horizontal tube evaporator. This is the second instrument we are going to study for use in evaporation process. So let's start. What is horizontal tube evaporator? So horizontal tube evaporator is frequently found to be the most adaptive choice for simple evaporation, wherein liquids are not viscous and do not deposit scale or salt on the surface. मीन्स कि ये जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर है, ये यूजुअली एक मोस्ट अडेप्टिव चॉइस है सिंपल इवोपरेशन प्रोसेसेस के लिए। मीन्स कि जहाँ पे सिंपली हमें सिर्फ इवोपरेशन करना है, उन प्रोसेसेस के लिए ये जो इवोपरेटर है वो एक अडेप्टिव चॉइस मानी जाती है। एक ऐसा इवोपरेशन प्रोसेस जिसके अंदर जो लिक्विड्स यूज़ किए गए हैं वो ज़्यादा विस्कस ना हो और ना ही वो स्केलअप करते हों, या जो सरफेस है इक्विपमेंट की उस पर एज एन सॉल्ट वो डिपॉजिट होते हों। मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर का यूज़ तब किया जाता है जब जिस लिक्विड को इवोपरेट करना हो वो डाइल्यूट हो, वो विस्कस ना हो और उस सॉल्यूशन की या उस लिक्विड की ये टेंडेंसी ना हो कि वो जब इवोपरेट हो तो सरफेस पे सॉल्ट की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाए या स्केलिंग करे। तब इन दोज केसेस ये जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर है वो एक मोस्ट अडेप्टिव चॉइस मानी जाती है सिंपल इवोपरेशन प्रोसेसेस के लिए। देन आता है इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर का प्रिंसिपल। So the principal mechanism involved in this type of evaporator is that steam is passed through tubes arranged horizontally. Heating causes evaporation of the feed outside the tubes, discharging concentrate at the bottom and vapors passed out from outlet of the top. मीन्स की जो बेसिक प्रिंसिपल है इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर का वो ये है कि इसके अंदर जो ट्यूब्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टली लगी होती है। नाम ही है हॉरिजॉन्टल ट्यूब, तो ऑफकोर्स इसके अंदर जो ट्यूब्स होंगी वो कैसी लगी होंगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगी होंगी, जिनके अंदर क्या होती है, स्टीम पास की जाती है। और ये स्टीम क्या करती है, हीटिंग करने का काम करती है। और इस हीटिंग की वजह से जो फीड हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका इवोपरेशन होता है ट्यूब्स के बाहर। ट्यूब्स के अंदर तो क्या है, स्टीम, और ट्यूब्स के बाहर क्या है, वो फीड है जिसे इवोपरेट किया जाना है। और वो जो फीड है वो किसकी वजह से हीट होगा, उस स्टीम की वजह से। और उसके हीटअप होने के बाद जो कंसनट्रेट प्रोडक्ट आएगा हमारा वो बॉटम से डिस्चार्ज होगा, जबकि जो वेपर्स बनेंगी वो ऊपर के आउटलेट से बाहर निकलेंगी। तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर के प्रिंसिपल में हमने क्या देखा कि हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर जो है वो बेसिकली उसके नाम के बिहाफ पे उसके अंदर हॉरिजॉन्टली ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर वेपर्स होती हैं, वेपर्स के बाहर लिक्विड होता है, फीड होता है जिसे हीटअप किया जाना है, उसकी हीटिंग होती है, हीटिंग होकर के वो कंसनट्रेट होता है और जो कंसनट्रेट प्रोडक्ट है वो बॉटम से बाहर निकलता है, जबकि जो वेपर्स बनती हैं वो ऊपर वाले टॉप में जो आउटलेट है वहाँ से बाहर निकलेंगी। देन आता है हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर की कंस्ट्रक्शन। सो हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर की कंस्ट्रक्शन में यहाँ हमें दो डायग्राम दिखाए गए हैं। एक है बाहर से डायग्राम जो कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक फीड को इंट्रोड्यूस करने के लिए फीड इनलेट है जहाँ से फीड को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। देन दूसरी साइड से स्टीम का इंट्रोडक्शन किया जाएगा और फिर ये ट्यूब्स है, ट्यूब्स के अंदर स्टीम जाएंगी और ट्यूब्स के बाहर जो एरिया है, जो कवर है जिसमें फीड होगा, फिर हीटिंग होगी, हीटिंग होकर के नीचे जो थिक लिक्विड है, जो कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट है वो बाहर आएगा, जबकि ऊपर से हमारी वेपर्स बाहर आती हैं। तो ये इसका अंदर से डायग्राम दिखाया गया है।
फिर एक सेकेंड डायग्राम दिखाया गया है जो कि जो इंडस्ट्रियल मशीन होती है उसका, जिसमें क्या होता है कि नीचे आपको देख सकते हैं कि इसमें एक साइड से स्टीम के इंट्रोडक्शन के लिए इनलेट है, देन दूसरी साइड पे यहाँ फीड के इंट्रोडक्शन के लिए इनलेट है, फिर यहाँ पे हीटिंग होगी, हीटिंग होकर के नीचे से इस ट्यूब से क्या होगा, थिक लिक्विड जो है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ एक रेगुलेटर है जो रेगुलेट करता है और ऊपर से वेपर्स बाहर आ रही होती हैं। तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम डायग्राम को देख के समझ सकते हैं कि कैसे होता होगा हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर। देन इसको अगर हम और समझें तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर्स आर डिजाइन विथ आइदर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विथ ट्यूबिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, निकल, कार्बन, स्टीलाइज्ड आयरन पाइप, लेड, covered copper और स्पेशल ब्रॉन्ज विच इज शोन इन फिगर 5.2a। तो आप इस फिगर को देख करके यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर है उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो या तो रेक्टेंगुलर हो सकती है या फिर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में हो सकती है। मीन्स कि या तो ये जो होते हैं वो सर्कुलर शेप के होंगे, राउंड शेप के होंगे, या फिर रेक्टेंगुलर भी ये हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो रेक्टेंगुलर शेप के हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर है इसके अंदर हमने कहा कि ट्यूब्स लगी होती हैं। ठीक है, तो ये जो ट्यूब्स हैं वो किसकी बनी होंगी, स्टेनलेस स्टील की हो सकती हैं, या फिर एल्यूमिनियम की हो सकती है, या फिर निकल की हो सकती है, या फिर कार्बन के ये पाइप्स हो सकते हैं, या फिर स्पेशलाइज्ड आयरन के पाइप हो सकते हैं, या फिर ये लेड कवर्ड कॉपर के पाइप हो सकते हैं, या फिर स्पेशल ब्रॉन्ज के यानी कि तांबे के बने हुए ये पाइप हो सकते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर है बेसिकली ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप इक्विपमेंट है जिसके अंदर ट्यूब्स होती हैं और ट्यूब्स के अंदर स्टीम होती हैं। ठीक है, और ट्यूब्स के बाहर फीड होता है और फिर इसके अंदर इवोपरेशन प्रोसेस हो रही होती है। तो कैसे होगी ये प्रोसेस, इसको अगर हम समझें तो नेक्स्ट आता है इसकी वर्किंग। तो इन दिस हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर स्टीम इज फीड इनटू द स्टीम चेस्ट and is directed through the horizontal tubes to heat the liquid surrounding the tube in the bottom of the evaporator body। So ये जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर है इसके अंदर जो स्टीम है वो स्टीम चेस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है, फीड की जाती है और उसे हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स में डायरेक्टेड किया जाता है जो उसके सराउंडिंग्स में लिक्विड है उसको हीटअप करने के लिए। मीन्स कि जो हमारा फीड है जिसे हीटअप किया जाना है वो उन स्टीम ट्यूब्स के सराउंडिंग्स में होगा और ये जो ट्यूब्स हैं वो कहाँ होंगी, इवोपरेटर बॉडी के बॉटम में होंगी। तो द डिफाइनाइट पाथ followed by the steam assure that all the non-condensed gases and the condensed are swept to the opposite steam chest where they are drawn। तो क्या होता है कि एक डिफाइनाइट पाथ दिया जाता है स्टीम को ताकि वो जो हैं जितनी भी कंडेंस्ड और नॉन कंडेंस्ड गैसेस हैं उनको स्टीम चेस्ट के अपोजिट साइड में स्वैप कर दें, जिसके लिए आपको वेंट दिए गए हैं ताकि जो भी नॉन कंडेंस्ड गैसेस हैं वो वहाँ से बाहर निकल जाए। तो क्या देखा हमने हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर की वर्किंग के अंदर कि ये जो है वो एक हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप या सर्कुलर शेप या फिर रेक्टेंगुलर शेप एक सिलेंडर होता है बड़ा सा जिसके अंदर ट्यूब्स होंगी जो कि हॉरिजॉन्टली लगी होंगी, इसमें स्टीम पास की जाती है और जो फीड है जिसे हीटअप किया जाना है वो इसके सराउंडिंग्स में होता है और इसके बॉटम में होता है। तो फिर ये क्या करता है, इस फीड को हीट करता है, हीट होने की वजह से जो कंसनट्रेटेड लिक्विड है जैसे ही जैसे वो कंसनट्रेट होता जाता है वो बॉटम में आता जाता है इवोपरेटर के और फिर जो वेपर्स बनती हैं रिजल्टेंट वो ऊपर वाले आउटलेट से बाहर जाती हैं। साथ में इसके अंदर एक स्पेसिफिक पाथ दिया जाता है इस स्टीम को ताकि जितनी भी नॉन कंडेंस गैसेस हैं और कंडेंस गैसेस हैं वो अपोजिट साइड से स्टीम चेस्ट के बाहर निकल जाएं और प्रॉपर हीटिंग हो पाए। तो हमने जैसे कि इन द स्टार्टिंग कहा था कि अगर आपका जो लिक्विड है जिसे आप पे हीट करना है, जो फीड है आपका वो अगर लेस विस्कस है या फिर वो डाइल्यूट है और
अगर वो स्केलअप नहीं होता है, मीन्स कि अगर इन ट्यूब्स के आसपास वो डिपॉजिट नहीं होगा, तो फिर ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करता है, बेस्ट हीटिंग देता है, क्योंकि इसके अंदर कंडेंस और नॉन कंडेंस गैसेस को एलिमिनेट करने के लिए भी वेंटेज हैं, तो इसकी वजह से प्रॉपर हीटिंग होगी, क्योंकि वो सारी स्टीम जो दी जाएगी वो उस फीड को प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरीके से वर्किंग होती है हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर की। नेक्स्ट आते हैं इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर की एप्लीकेशंस, मीन्स कि इसका कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सो फर्स्ट है कि इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कैस्कारा एक्सट्रैक्ट। तो पहला तो है कि जो कैस्कारा एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इसका यूज़ करते हैं। सेकेंड है कि इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा, मीन्स कि कास्टिक सोडा यानी NaOH की प्रिपरेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड द थर्ड इज़ कि इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट्स, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स की प्रिपरेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो सॉल्ट्स में क्या होता है बेसिकली कि जैसे सी है तो सी का वाटर लेंगे और फिर उसे इवोपरेट किया जाता है, उसके इवोपरेशन से रिजल्टेंट जो रिमेनिंग कंसनट्रेटेड आपका या तो सोल्यूशन आ जाता है या फिर सॉलिड की फॉर्म में जो सॉल्ट है वो हमारा रिटेन हो जाता है। फिर लास्ट में उसकी ड्राइंग करके हम क्या मिल जाता है, हमें सॉल्ट मिल जाता है। सॉल्ट को हम बोल सकते हैं NaOH या हम बोल सकते हैं कास्टिक सोडा। सो ये जो प्रोसेस है हमारी इवोपरेशन जिसका यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर के अंदर, उसका यूज़ करके हम कास्कारा एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं, सेकंड हम कास्टिक सोडा बना सकते हैं और थर्ड हम डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स बना सकते हैं। देन आता है एडवांटेजेस हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर के कि इसके क्या क्या मेरिट्स हैं और ये इसमें क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सो फर्स्ट है कि अ नंबर ऑफ यूनिट्स कैन बी जॉइंड टू ऑब्टेन मोर एफिशिएंट इफेक्ट, मीन्स कि अगर आपको और भी ज़्यादा एफिशिएंट इफेक्ट चाहिए तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक यूनिट को दूसरी यूनिट से जोड़ सकते हैं और इसमें इस तरीके से बहुत सारी यूनिट्स को एक साथ कंबाइन किया जाता है ताकि आपको मोर एफिशिएंट जो है इफेक्ट मिले। सेकेंड है कि इट हैज़ लो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ हीटिंग सरफेस, मीन्स कि पर हीटिंग सरफेस इसकी जो कॉस्ट है वो कम होती है, मीन्स कि कंपैरेटिवली आप अदर इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो उनमें जितनी हम हीटिंग सरफेस प्रोवाइड करते हैं और फिर उसमें जितना कंसनट्रेट प्रोडक्ट हमें मिलता है, मीन्स कि आप अगर एक्स अमाउंट ऑफ लिक्विड दे रहे हैं और आपने उसको किसी टी टाइम के लिए रखा और उससे हमें वाई अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट मिला, तो उसकी पर सरफेस से मिलने वाला जो अमाउंट है प्रोडक्ट का और उसकी जो कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर है ये बहुत ही सस्ता इंस्ट्रूमेंट होगा, क्योंकि इसके अंदर जो हीटिंग सरफेस के अकॉर्डिंग जो अमाउंट है प्रोडक्ट के कंसनट्रेट होने का, जो रेट है कंसनट्रेट होने की वो बहुत कम है और इसकी वजह से इसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है। थर्ड है कि इट हैज़ एक्सट्रीमली सिंप्लिसिटी, बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक साइड से फीड को इंट्रोड्यूस करना है और दूसरी साइड से स्टीम को इंट्रोड्यूस करना है, बाकी इसके अंदर खुद मैकेनिज्म होती जाएंगी और अगर आप बहुत सारों को एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी और आपको कंसनट्रेटेड जो प्रोडक्ट है वो और ज़्यादा विस्कस आपको मिलता जाएगा, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड आपको प्रोडक्ट मिलेगा और स्टीम भी आपको ऊपर से निकलती रहेगी और प्रोसेस खुद ही होती रहेगी। देन फोर्थ है कि ईजी रिन्यूअल ऑफ हीटिंग सरफेसेस, मीन्स कि क्योंकि इसके अंदर हमने पहले ही बोला कि जो स्केलिंग होते हैं जो मटेरियल्स उनको आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर स्केलिंग होने वाले मटेरियल्स हैं तो वो ट्यूब्स पे जम जाएंगे और उसकी वजह से जो हीटिंग का प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा या हम कह सकते हैं कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हमें पहला तो ध्यान रखना है कि जो लिक्विड्स जो जिनकी सॉल्टिंग होती है, जिनकी स्केलिंग होती है, उनको इसके अंदर यूज़ नहीं करना है और साथ में एक सर्टेन टाइम के बाद आपको इसके अंदर जो हीटिंग सरफेस है, जो ट्यूब्स हैं, उनको भी आप इनको ईजिली रिमूव कर सकते हो, उनको भी रिन्यू कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज। तो हमने इसके एडवांटेजेस में क्या देखा, फर्स्ट कि आप इसके अंदर नंबर ऑफ़ यूनिट्स को ऐड कर सकते हैं, सेकेंड इसके अंदर जो हीटिंग सरफेस पर यूनिट कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है, थर्ड ये एक्सट्रीमली सिंपल होता है और फोर्थ इसमें जो हीटिंग सरफेस का रिन्यूअल है वो भी ईजी होता है। देन आते हैं इस
हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर के डिसएडवांटेजेस, तो इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स से एसोसिएट हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो फर्स्ट है कि क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस इज़ डिफ़िकल्ट व्हेन कंपेयर्ड विथ स्टीम जैकेटेड कैटल। तो जैसे कि हमने लास्ट बोला कि ऑफ कोर्स इसमें ट्यूब्स को निकाल के उसको रिन्यू करना होता है बीच बीच में, और उसकी क्लीनिंग करनी होती है। तो ऑफ कोर्स आपको इसको क्लीन करना होगा, इसको मेंटेन करना होगा, और वो बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है। पर अगर हम कंपेयर करें स्टीम जैकेटेड कैटल से, तो हाँ, स्टीम जैकेटेड कैटल के कंपेयर में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको बाकायदा ट्यूब्स को निकालना होगा, उनको अंदर से और बाहर से दोनों साइड से क्लीन अप करना होगा, एंड देन उनको वापस लगाना होगा। जबकि स्टीम जैकेटेड कैटल के अंदर इतना आपको उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसमें बहुत ईजीली जो है वो कैटल क्लीन हो जाती है। तो ये फर्स्ट इसमें कंपैरेटिवली डिसएडवांटेज है कि अगर हम कंपेयर करें स्टीम जैकेटेड केटल से, तो वहाँ पे इसमें क्लीनिंग और मेंटेनेंस डिफ़िकल्ट है। देन सेकंड आता है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन द प्रेशर इनसाइड द इवोपरेटर इंक्रीजेज एंड दैट रिड्यूसेज द इफेक्टिव टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड मे इफेक्ट हीट सेंसिटिव मटीरियल्स। तो क्या होता है कि जब इस इवोपरेटर के अंदर हीटिंग प्रोसेस चल रही होती है, तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और उस प्रेशर की वजह से जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो रिड्यूस हो जाता है। और क्योंकि अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट ही रिड्यूस हो गया, तो उसकी वजह से प्रॉपरली हीटिंग नहीं हो पाएगी, और जो हीट सेंसिटिव मटेरियल है वो डिग्रेड हो जाएंगे। मीन्स कि क्या होता है कि जैसे अपन ने स्टीम इनलेट करवा दिया, तो स्टीम जो है वो पहली बात तो उन ट्यूब्स के अंदर फिलअप है जहाँ पे हमने उसको प्रोवाइड किया है। सेकंड, वो धीरे धीरे हीटिंग कर रही है और उस फीड को भी हीट कर रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फीड है वो तो हमारा हीटअप होता जा रहा है, और स्टीम का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो रिड्यूस होता जाएगा। जब टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने की या टेम्परेचर ट्रांसफ़र करने की जो रेट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। और जब टेम्परेचर डिफरेंस रिड्यूस हुआ और टेम्परेचर ट्रांसफ़र प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से प्रॉपरली इवोपरेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा फर्स्टली। सेकेंडली, जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स हैं, जो थर्मोलेबल मटेरियल हैं, वो इस प्रेशर की वजह से, इस टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से डिग्रेड भी हो सकते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड डिसएडवांटेज विद द हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर, कि ये क्या करते हैं, अंदर जो इवोपरेटर है उसमें एक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। देन थर्ड इज कि इट मे बी यूज ओनली व्हेन रिजिडियस बॉइलिंग कैन बी ऑब्टेन विथ नेचुरल सर्कुलेशन। तो जब नेचुरल सर्कुलेशन करेंगे हीट का, तो ही इसमें रिजिडियस बॉइलिंग हो सकती है। मीन्स कि इसका तब यूज़ किया जाता है, या हम बोल सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड की जाएगी और उसकी वजह से जो हमारा फीड है जिसे हमें इवोपरेट करना है उसके अंदर बॉइलिंग होने लग जाएगी और हाई बॉइलिंग होने लग जाएगी, तब इसको यूज़ किया जाता है। मीन्स कि नेचुरल सर्कुलेशन में ही, जब नॉर्मल हम कोई एजिटेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई अदर मैकेनिकल या अदर सोर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि इसमें हीटिंग का प्रोसेस फास्ट हो, उसके बिना भी ये क्या करता है, उस नेचुरल सर्कुलेशन के अंदर ही बॉइलिंग करने लग जाता है रादर देन इवोपरेशन। तो दिस इज़ द थर्ड डिसएडवांटेज विथ इट, कि सिर्फ नॉर्मल सर्कुलेशन ऑफ हीट के में ही ये रिगरस बॉइलिंग इसमें ऑब्टेन हो जाती है। एंड देन फोर्थ है कि इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर विस्कस लिक्विड। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला है कि जो विस्कस लिक्विड्स हैं उनके लिए, और वो लिक्विड्स जो कि स्केलअप करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं, उनके लिए ये एक सुटेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो हमने क्या क्या डिसएडवांटेज देखे इसके? फर्स्ट, कि इस इंस्ट्रूमेंट की क्लीनिंग और मेंटेनेंस डिफ़िकल्ट होती है कंपैरेटिवली स्टीम जैकेटेड कैटल के। सेकंड, ड्यूरिंग ऑपरेशन ये इवोपरेटर के अंदर एक प्रेशर क्रिएट करती है, प्रेशर को इंक्रीज़ करती है और टेम्परेचर ग्रेडियंट को रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्टिव हीटिंग है वो नहीं हो पाती है और जो हीट सेंसिटिव मटेरियल है वो इससे अफेक्ट होते हैं। देन थर्ड है कि नॉर्मल सर्कुलेशन में ही ये रिगरस बॉइलिंग को ऑब्टेन कर लेती है, जो कि इसके साथ डिसएडवांटेज है। एंड लास्ट है कि जो विस्कस फ्लूइड्स हैं, विस्कस लिक्विड्स हैं, उनके लिए सुटेबल नहीं हैं। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है हमारा सेकंड इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर, जिसका हमने प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन,
वर्किंग, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम हमारा थर्ड इवोपरेटर देखेंगे, दैट इज क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर और वी कैन से राइजिंग फिल्म इवोपरेटर। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।